हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं फ्रिक्शन के पहले क्लास की। कि आज के इस सेशन में हम लोग फ्रिक्शन के परिभाषा को समझेंगे, साथ ही साथ उसके जो घर्षण के नियम होते हैं, उसके जो प्रकार हैं, उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्ज़ाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। दोस्तों, जब हम लोग घर्षण की बात करते हैं, फ्रिक्शन की बात करते हैं, तो इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं और घर्षण को ही हम लोग क्या बोलते हैं सर? घर्षण बल बोलते हैं। घर्षण को ही हम लोग क्या बोलते हैं सर? घर्षण बल बोलते हैं और इसको इंग्लिश में हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सर ये घर्षण बल है क्या और ये कैसे उत्पन्न होता है? तो मैं आपको बता दूं कि घर्षण बल आपका एक ऐसा बल है जो वस्तु के गति में विपरीत दिशा में विरोध उत्पन्न करता है। अब आप कहेंगे सर विपरीत दिशा में कैसे विरोध उत्पन्न करेगा? तो जैसे कि आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि जब आप किसी सतह पे चल रहे होते हैं आगे की ओर, तो उस सतह के द्वारा जो आपके पैर पे घर्षण बल लगाया जाता है या उस सतह के द्वारा जो आपके पैर पे बल लगाया जाता है आपको रोके रखने के लिए, तो वही बल घर्षण बल कहलाता है। और आपकी प्रवृत्ति होती है आगे की ओर चलने की, जबकि जो घर्षण बल सतह से आपके पैर पे लग रहा है उसकी प्रवृत्ति होती है आपको पीछे धकेलने की। उसकी प्रवृत्ति क्या होती है? आपको पीछे धकेलने की। तो हम लोग सीधे सीधे घर्षण या घर्षण बल के बारे में क्या कहते हैं कि सर कि किसी भी वस्तु के गति का विपरीत दिशा में विरोध करने वाला बल क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। तो हम लोग इसको लिख भी सकते हैं क्या कि किसी भी वस्तु के गति को विपरीत दिशा में विरोध करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है या सीधे घर्षण कहलाता है, या सीधे क्या कहलाता है? घर्षण कहलाता है। आप इस दोनों वर्ड को याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे जाहिर सी बात होती है कि सर जब कोई वस्तु किसी सतह पर चलेगी तो ये घर्षण क्यों उत्पन्न होगी? तो मैं आपको बता दूं कि दो वस्तुओं के बीच में, या जब भी हम लोग कहते हैं कि दो सतहों के बीच में घर्षण सिर्फ और सिर्फ इसलिए उत्पन्न होती है, उस सतह में रुखरापन होता है। उस सतह में क्या होता है? रुखरापन होता है। सो आपके पास इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाता है कि घर्षण जो है वो घर्षण सतह के रुखरापन के चलते उत्पन्न होती है। रुखरापन के चलते क्या होती है? उत्पन्न होती है। मतलब ये हुआ कि जब दो वस्तु को हम एक दूसरे के साथ रगड़ेंगे तो अगर उस दोनों में रुखरापन होगा, रुखरापन समझ रहे हैं ना, खुरदरा सा, तो अगर उसमें रुखरापन होगा तो वो क्या करेगा? घर्षण उत्पन्न करेगा। तो अगर आपसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किसके चलते वस्तुओं में घर्षण उत्पन्न होती है या घर्षण बल उत्पन्न होती है, तो आप कहेंगे कि सतहों में रुखरापन के चलते घर्षण या घर्षण बल उत्पन्न होती है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी जस्ट आपको एग्जाम्पल दिया कि किसी भी वस्तु के गति को विपरीत दिशा में विरोध करने वाला बल घर्षण बल है। आपको मैंने बोला कि सर आप ए और बी, मान लीजिए कि कोई सतह पर चलते हैं, ए और बी आप किसी सतह पर चलते हैं, मान लीजिए कि ये आप हैं, यहाँ पे आप चलना शुरू करते हैं, तो आप इधर की ओर जा रहे हैं। अब ये जो सतह होगा ना, ये आपको इधर की ओर एक बल लगाएगा। ये इसी बल को हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। इसी बल को हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब तक दो सतह एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएगा तब तक घर्षण बल उत्पन्न नहीं होगा। हाँ, यही बात सत्य है कि घर्षण बल आपका अकेले नहीं उत्पन्न होगा। जब तक दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएगा, जब तक दो वस्तु का सतह आपस में नहीं जुड़ेगा, तब तक घर्षण बल उत्पन्न नहीं होगा। अब मेरा यहाँ पे समझाने का मतलब ये था कि घर्षण रुखरापन के चलते तो उत्पन्न होती है, लेकिन घर्षण कभी भी सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। सतह के क्षेत्रफल पर
सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि घर्षण सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। अब आप कहिएगा कि मेरे एग्जाम में तो एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर ना कर रहा है तो आप कह रहे हैं कि घर्षण सतह के रुखरापन के चलते उत्पन्न होता है, तो ये रुखरापन सतह में ना है कि सतह से बाहर है? हाँ सर, ये सतह में है, लेकिन किसी भी सतह का रुखरा होना या चिकना होना, रफनेस होना, रफ होना या फिर स्मूथ होना, ये उसकी प्रकृति है। जैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा रूड होता है, कोई इंसान बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है तो वो दोनों ही इंसान, दोनों के शरीर में मांस है, हड्डी है, ब्लड है, सारा चीज़ है, दोनों इंसान है, लेकिन एक को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अरे वो रूड इंसान है, मतलब उसकी प्रवृत्ति है रूडनेस की। हम कहते हैं अरे वो बहुत सॉफ्ट है, मतलब उसकी जो प्रवृत्ति है वो कैसा है? सॉफ्ट वाला है। तो ये जो रुखरापन और चिकना है, रफनेस और स्मूथनेस है किसी सतह में, ये उसकी क्या है? प्रकृति है। ये उसकी क्या है? प्रकृति है। तो आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो सतहों के बीच में लगने वाला घर्षण बल सतहों के डैश पर निर्भर करती है, तो आप कहेंगे सतहों के प्रकृति पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? सतहों के प्रकृति पे निर्भर करती है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दो सतहों के बीच में लगने वाला घर्षण बल निम्नलिखित में से डैश से स्वतंत्र होती है, तो सतहों के क्षेत्रफल से क्या होती है? स्वतंत्र होती है, क्योंकि ये सतह के क्षेत्रफल पर डिपेंड ही नहीं करती है, इसीलिए क्या होती है? सतह के क्षेत्रफल से स्वतंत्र होती है। दोस्तों ये तो हो जाता है आपका घर्षण बल का कंसेप्ट, जिसको आप सीधे सीधे कहते हैं कि गति का विपरीत दिशा में विरोध करेगा, दो सतह के बीच में लगेगा, उसी को हम घर्षण बल कहते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि घर्षण बल जो होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन आप उसमें एक और प्रकार देखते हैं। अभी जो आप पढ़ेंगे वो टोटल पढ़ेंगे 4 प्रकार। तो आइए पहले इसको इरेज करते हैं और फिर हम लोग बात किसकी करते हैं? घर्षण के प्रकार की, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की। आइए दोस्तों, जब हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं, मतलब क्या कि घर्षण के प्रकार की बात करते हैं, तो कहते हैं सर कि घर्षण जो होता है वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, मुख्य रूप से। पहला को हम लोग एस्थेटिक घर्षण, एस्थेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। दूसरा को हम लोग सर्पीगत या गतिक घर्षण बोलते हैं, इंग्लिश में कैनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे हम एस्थेटिक फ्रिक्शन नहीं लिख रहे हैं, क्या है कि यहाँ पे फ्रिक्शन लिख दिए हैं, तो आप समझ जाइएगा, नहीं तो ऐसे कहिएगा आप तो लिखबे नहीं किए। और यहाँ पे आपका तीसरा टाइप हो जाता है लॉटनिक फ्रिक्शन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन। अब ध्यान से समझिएगा, ये तीनों टाइप से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही सरल, लेकिन वो सरल तब होगा जब आपको इसके बारे में जानकारी होगा। देखिए, एस्थेटिक फ्रिक्शन, आपको ना लग रहा है कि एस्थेटिक बोल रहा है मतलब स्थिति में ही रहना चाहता है? जी सर, जब कोई वस्तु किसी सतह पर रखी हुई रहती है, जैसे कि आप रात में पानी का बोतल पानी पी करके आप अपने बेड के नीचे या स्टडी टेबल पे आप रखते हैं, तो वो पानी का बोतल रात भर वहीं का वहीं रह जाता है। रात भर क्या होता है? वहीं का वहीं रह जाता है। क्यों वहीं रह जाता है? क्योंकि उस पे जो टेबल का सतह घर्षण बल लगा रहा है उसके विपरीत दिशा में, वो उसको जो हवा का थोड़ा सा भी रेसिस्टेंस होता है आगे बढ़ने नहीं देता है। मतलब क्या कि ऐसा घर्षण जिसमें वस्तु की स्थिति हमेशा के लिए बरकरार रहे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एस्थेटिक घर्षण कहते हैं, एस्थेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और इसमें वस्तु की प्रवृत्ति क्या होती है कि वो हमेशा एक जगह पे फिक्स होती है। जैसे कि हम लोग बैठते हैं, हम लोग क्या करते हैं सर? बैठते हैं। तो आप कहेंगे सर दैट्स आर द नेचुरल प्रोसेस, ये एक प्राकृतिक तरीका है कि हम लोग को बैठना है, उठना है, सबको पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब आप बैठते हैं तो वहाँ भी एस्थेटिक फ्रिक्शन कार्य करता है? क्यों? क्योंकि आपके शरीर में हवा ऐसे भी लग रहा होता है, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी आपके सर पे हवा का बोझ है, हवा आपको हमेशा धक्का दे रही है, लेकिन आपका वजन इतना है कि आपको फील नहीं होता है। तो क्या अगर आपका वजन अगर नहीं होता, आप में अगर वजन नहीं होता तो हवा बहती तो आप भी रुई की तरह वहाँ से बहते चलते, लेकिन ऐसा होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप में वजन है और आप जिस सतह पे बैठे हुए हो,
आप जिस सतह पे बैठे हुए हो वहां पे आप नॉर्मल तरीके से उसमें लंबवत तरीके से बल लगा रहे। और आपको मैंने बल वाले चैप्टर में पढ़ाया है क्या कि जब किसी सतह पर लंबवत बल लगती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब बल कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब बल कहते हैं, नॉर्मल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं सर, नॉर्मल फोर्स कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा नॉर्मल फोर्स को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग क्या कहते हैं सर, नॉर्मल फोर्स एन से रिप्रेजेंट करते हैं अभिलंब बल को। और ये क्या होता है कि किसी वस्तु का किसी सतह पर लंबवत बल लगाना। तो जब आप बेंच पे, डेस्क पे, चेयर पे कहीं पे बैठते हैं तो आपका जो शरीर का वजन होता है वो उसके सतह पे लंबवत बल लगाता है। और चूंकि आपका द्रव्यमान ज़्यादा है तो आपके अंदर जो आपके ऊपर जो हवा का प्रतिरोध वगैरह लग रहा है आप उसको इग्नोर कर देते हैं और आप वहीं पे शांत बैठे हुए रहते हैं। लेकिन जो बेंच है, डेस्क है, जिस चेयर पे आप बैठे हुए हैं उसका सतह आपके ऊपर एक घर्षण बल लगा रहा है और वही घर्षण बल आपको रोके रख रहा है, उस जगह पे आपको स्थिर अवस्था में बैठे हुए रखे हुए रख रहा है। मतलब ये हुआ कि स्थैतिक घर्षण बल जो होता है वो क्या होता है कि किसी भी वस्तु को स्थिर रखने में सहायता प्रदान करता है, या ऐसा बल जिसके चलते कोई भी वस्तु आगे ना बढ़ पाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण कहते हैं या स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कि स्थैतिक घर्षण का मतलब हुआ कि स्थिर अवस्था में रहेगा। सर्पी या गति घर्षण नाम से ही स्पष्ट है मेरे मित्र, कैनेटिक फ्रिक्शन इसको हम लोग बोलते हैं। मतलब क्या कि जब वस्तु एक सतह पर एक धीमी चाल से चलना शुरू कर दे, मतलब चलना स्टार्ट कर दे, तब हम लोग उसके घर्षण को सर्पी या गतिक घर्षण कहते हैं। लेकिन मेरे मित्र यहाँ पे एक समझने वाली बात भी है कि स्टैटिक घर्षण और कैनेटिक फ्रिक्शन इस दोनों के बीच में एक और आता है आपका, उसको हम लोग बोलते हैं चरम घर्षण बल। क्या बोलते हैं सर, चरम घर्षण बल बोलते हैं, चरम घर्षण बल। और इसको इंग्लिश में हम लोग लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा ये चरम घर्षण बल क्या होता है। अच्छा, चरम से आपको कुछ याद आया? हाँ, अगर याद आ गया तो उतना पर दिमाग मत दोहराइएगा। चरम का मतलब क्या हुआ कि महत्तम मान। चरम का मतलब क्या हुआ, महत्तम मान। इसका मतलब ये हुआ कि स्थैतिक घर्षण का वह मान, स्थैतिक घर्षण का वह मान जिसमें वस्तु चलने को तैयार हो जाए। अच्छा, कभी ऐसा देखें आप लोग, फील किए हैं कि जब आप किसी को डांट रहे होते हैं, छोटे बच्चे को या फिर कोई आपका जो नियरेस्ट एंड डियरेस्ट है उसको, तो उसके आंख में आपको लगेगा कि आप डांट रहे हैं, वो सुन रहा है और उसके आंख में आंसू भरा हुआ है, वो अब रोएगा। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं कि अब रो देगा तब रो देगा। ठीक उसी तरह जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में होती है, आप उस पर इतना बल लगा रहे हैं कि वो चलने की स्थिति में आ जाता है, तब उस स्थिति में हम लोग उस वस्तु के घर्षण बल को चरम घर्षण बल कहते हैं, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। और मेरे मित्र मैं आपको बता दूं कि स्थैतिक घर्षण के बजाय आपके एग्जाम में चरम घर्षण बल से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि स्थैतिक घर्षण जो होता है वो चरम घर्षण बल के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसी को स्थैतिक घर्षण और चरम घर्षण पार्टिकुलरेट करके नहीं, आपको एक इकट्ठे मिलता है। क्या मिलता है? तो Fs। क्या मिलता है? Fs। इसका मतलब ये हुआ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन को हम लोग कब कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं कि सर ये जो फ्रिक्शन होता है ये किसी वस्तु पर लगा हुआ फ्रिक्शन फोर्स का महत्तम मान होता है, जिसमें वस्तु चलने को क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन दोनों को पढ़ते हैं एक ही चीज से, Fs से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब क्या कि स्टैटिक फ्रिक्शन। अब बात करते हैं सर्पी या गति घर्षण की। मेरे मित्र अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी वस्तु पर इतना बल लगा रहे हैं कि जो उसके चरम घर्षण बल के मान को क्या कर गया? पार कर गया, और वस्तु एक धीमी चाल से उस सतह पर चलना शुरू कर दिया, तब जो उसके ऊपर बल लग रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्पी या गतिक घर्षण बल। या इतना माथा पच्ची मत कीजिएगा, खाली याद रखिएगा कि जब वस्तु चल रहा है, जब वस्तु क्या हो रहा है? चल रहा है, तब उसका जो फ्रिक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? गतिक घर्षण कहते हैं या कैनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अब आपके मन में एक और सवाल आएगा कि सर इसी को कहीं कहीं पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी लिखा हुआ रहता है। इसी को कहीं कहीं पे क्या लिखा हुआ रहता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइड वाला मोबाइल देखे हैं
आप कहेंगे हाँ सर देखबे किए हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ भी किए होंगे। तो स्लाइड वाले मोबाइल में क्या होता था कि आप ऐसे करके खिसकाते थे। तो जब ऐसा घर्षण बल जो किसी दो वस्तु के सतह पर खिसकाने के उपरांत उत्पन्न हो, ध्यान दीजिएगा कि ऐसा घर्षण बल जो किसी दो वस्तु के सतह पर खिसकाने के उपरांत उत्पन्न हो, तो खिसकाइएगा तो चलने लगेगा, तो खिसकाने के उपरांत उत्पन्न हो तो भी उसको हम लोग सर्पी घर्षण ही कहेंगे, और जब चल रहा है तो गति घर्षण कहेंगे। तो इसका मतलब यही होता है, इसीलिए आपको ये कहीं कहीं पे कैनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन दोनों के रूप में मिलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे मित्र, इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो इसको हम लोग F और K से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कैनेटिक फ्रिक्शन, और इसका मतलब क्या हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन। ध्यान दीजिएगा ये सिंबल आपके लिए मायने रखता है बहुत ज़्यादा। आपके एग्जाम में अगर ये सिंबल ना याद रहेगा ना, तो ये FS के मतलब आप स्लाइडिंगो समझ लीजिएगा, लेकिन ना समझिएगा, FS के मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग लोटनिक घर्षण की। किसकी बात करते हैं सर, लोटनिक रोलिंग फ्रिक्शन की। अच्छा, जब आप लोग सिलेंडर लेने जाते हैं तो क्या आप उसको ऐसे उठा के ले आते हैं? जब आप कमज़ोर हो तो कहते हैं नहीं सर, उसको लुढ़का लुढ़का करके ले जाते हैं। या देखे होंगे कि कोई भारी मशीन या थ्रेसर को गांव घर में जब एक जगह से दूसरी जगह खिसकाता है तो उसके नीचे बांस लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो गोल गोल होता है, तो गोल गोल होता है तो उस पर सरकने में उसको क्या होता है, आसानी होता है। क्यों? क्योंकि लोटनिक घर्षण में क्या होता है कि वस्तु के ऊपर सतह का घर्षण बल बिल्कुल ही कम लगता है, और हम लोग इसीलिए कहते हैं कि जब कोई वस्तु किसी सतह पर लेटते हुए जाती है, रोल करते हुए जाती है, तब उससे जो फ्रिक्शन उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोटनिक घर्षण बल कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन। अब मेरे मित्र, आपके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा आपके ध्यान में आएगा कि सर एकरा किसी चीज से ना रिप्रेजेंट करते, नहीं, इसको किसी सिंबल के लिए नहीं लेते। अब दोस्तों आपके पास सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सर सबसे कम घर्षण बल किस में लगेगा। अच्छा देखिए, सबसे कम हम किस सेंस में ले रहे हैं, हम इस सेंस में ले रहे हैं कि वस्तु मेरा आसानी से चला जाए, वस्तु मेरा क्या हो जाए, आसानी से चला जाए। तो आप देख रहे हैं कि इन सारे से ज़्यादा आसान आपको लोटनिक घर्षण बल लग रहा है। इसमें वस्तु आसानी से एक सतह के ऊपर में रोल हो जा रहा है, लेट करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जा रहा है। मतलब क्या कि लोटनिक घर्षण बल में घर्षण बल का मान क्या होता है, सबसे कम होता है। क्या होता है? सबसे कम होता है। तो ये आपका एक एग्जाम पॉइंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे कि घर्षण बल के तीनों प्रकार में लोटनिक घर्षण बल में सबसे कम घर्षण बल लगती है, जिसके चलते वस्तु आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाती है। अब ध्यान रखेंगे कि सबसे ज़्यादा घर्षण बल किस में होगा, तो मेरे मित्र स्थैतिक घर्षण में सबसे ज़्यादा घर्षण बल होगा। क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि काहे ज़्यादा होगा, तो आप देखे थे कि स्थिर वस्तु पर क्या होता है कि घर्षण बल बहुत ज़्यादा लगता है सतह का, जिसके चलते वो गति नहीं कर पाती है। एक्चुअली हम लोग घर्षण का फायदा या नुकसान कैसे देखते हैं? घर्षण का मतलब होता है अवरोध करना, आपको रोकना। तो देखिए कि आप अगर चल रहे हैं आगे की ओर, आपको पीछे की ओर कोई रोक रहा है तो आपको अवरोध उत्पन्न कर रहा है, घर्षण उत्पन्न कर रहा है। इसी को ना हम लोग घर्षण बल कहते हैं। तो जब आप आसानी से चल जाएंगे तो आप कहेंगे मेरे में कोई घर्षण नहीं लगा, मेरा कोई विरोध नहीं किया, तो इसीलिए उसी सेंस में लेते हैं। और क्या कहते हैं कि लोटनिक घर्षण बल में घर्षण बल सबसे कम होता है, स्थैतिक घर्षण बल में सबसे ज़्यादा होता है। ये आपका 2 पॉइंट आपके एग्जाम में आता है। दोस्तों एक बात और आपको याद रखना है, क्या कि किसी भी स्थिति में कोई भी आपका सिचुएशन हो, हमेशा आपका जो स्थैतिक घर्षण है या जिसको हम लोग चरम घर्षण बल बोलते हैं, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफएस से। ये हमेशा क्या होता है? अधिक होता है। किससे? आपका सर्पी या गतिक घर्षण से। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये रिलेशन भी आपसे पूछा जाता है। क्या कि सतह आपका कोई सा भी हो, कोई सा भी सिचुएशन हो, तो जब भी हम स्थैतिक घर्षण और सर्पिक घर्षण मतलब कि चरम घर्षण बल और सर्पी गतिक घर्षण बल की चर्चा करेंगे या तुलना करेंगे, तो उस स्थिति में हमेशा स्थैतिक घर्षण आपका क्या होगा? बड़ा होगा। स्थैतिक घर्षण क्या होगा? बड़ा होगा। और एक चीज़ और याद रखेंगे मेरे मित्र, जो घर्षण बल में आपने यहाँ पे देखा कि सर जब कोई वस्तु किसी सतह पे बैठी हुई रहती है तो उसके वजन के चलते उस सतह पर एक लंबवत बल लगता है, और इस बल को हम लोग अभिलंब बल बोलते हैं। इस बल को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब बल बोलते हैं। तो आप जितना भी यहाँ पे घर्षण बल देख रहे हैं, चाहे आपका स्थैतिक घर्षण बल हो या आप उसको चरम घर्षण बल बोलो या फिर सर्पी घर्षण बल या गतिक घर्षण बल बोलो या फिर लोटनिक घर्षण बल बोलो, ये सारे क्या होते हैं कि सतह पर लगने वाले अभिलंब बल के n के समानुपाती होते हैं।
ये प्रत्येक घर्षण बल क्या होते हैं कि अपने सतह पर लगने वाले अभिलंब बल के समानुपाती होते हैं। इस चीज़ को भी आप नोट करके लिख सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। क्या कि प्रत्येक घर्षण बल अपने सतह पर लगने वाले अभिलंब बल के डैश होते हैं, तो अपने सतह पर लगाए गए अभिलंब बल के समानुपाती होते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों अब आपके एग्जाम में आपसे घर्षण के नियम से संबंधित क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, और आपको मालूम होना चाहिए कि घर्षण के टोटल 4 नियम हैं। कौन कौन सा नियम है, आइए उसको भी देखते हैं। आइए दोस्तों, पहले तो आप ये छोटा सा नोट डाउन कर लीजिए। मैंने बोला था, लिखा नहीं, कि प्रत्येक घर्षण बल स्पर्श में सतहों को दाबने वाले अभिलंब बल के समानुपाती होती है। ये आपका मेन पॉइंट है, ये आपको याद रहना चाहिए। मेरे ख्याल से आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं घर्षण के नियम पे। कुछ नहीं है दोस्तों, मैंने जितना आपको डिस्कस किया है सारी बातें वही है। अब देखिए पहला लॉ क्या कहता है कि Fs, तो इसको हम लोग स्थैतिक घर्षण या चरम घर्षण बल बोलते हैं। Fs एवं F के संपर्क सतह के क्षेत्रफल से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। तो आप यहाँ पे जोड़ दिया गया है घर्षण के पहले नियम में कि जो स्थैतिक घर्षण होता है और जो गतिक घर्षण होता है, स्थैतिक घर्षण या चरम घर्षण को Fs से रिप्रेजेंट करते हैं और गतिक घर्षण को Fk से। ये दोनों जो है आपका संपर्क सतह से, मतलब जो सतह का क्षेत्रफल होता है उससे क्या होता है, स्वतंत्र होता है। क्या होता है, स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट जो आपको याद रखने वाला चीज है, ये सब चीज आप ऐसे भी समझ रहे होंगे कि संपर्क सतह से घर्षण बल क्या होता है, स्वतंत्र होता है। जो याद रखने वाला चीज है वो ये कि मैंने आपको यहाँ पे लिखा कि प्रत्येक घर्षण बल स्पर्श में सतहों को दाबने वाले अभिलंब बल के समानुपाती होता है। जनरली आपके एग्जाम में इसी दो से पूछे जाते हैं। जो घर्षण का सेकेंड लॉ है, क्या कहता है घर्षण का सेकेंड लॉ, कि स्थैतिक घर्षण अभिलंब बल के समानुपाती होती है। स्थैतिक घर्षण या चरम घर्षण बल अभिलंब बल के समानुपाती होती है, और गतिक घर्षण या सर्पी घर्षण अभिलंब बल के समानुपाती होती है। अब आप कहेंगे इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेरे मित्र आप ध्यान दीजिएगा। आपका यहाँ पे स्थैतिक घर्षण अभिलंब बल के समानुपाती है, तो क्या हम Fs समानुपाती n लिख दें और इस साइन को हटाने के लिए Fs इक्वल टू हम म्यू n कर दे। यहाँ पे Fs इक्वल टू हम क्या कर दे, म्यू n कर दे। तो आपका जो ये म्यू है यही क्या कहलाता है मेरे मित्र, यही आपका घर्षण गुणांक कहलाता है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जो आपके एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। और आप इसको क्या भी सकते हो कि जब आपसे घर्षण गुणांक पूछा जाएगा तो घर्षण गुणांक इक्वल टू क्या होता है, स्थैतिक घर्षण बटा अभिलंब। ये आपका एक फार्मूला निकल के आ जाता है। ध्यान दीजिएगा कि इसी चीज़ को हम अगर यहाँ पे लिख दें कि सर आपका म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब घर्षण गुणांक इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर चरम घर्षण बल बटा अभिलंब। ये आपका रेशियो आ जाएगा। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने बोला कि गतिक घर्षण बल भी स्पर्श सतह पर लगने वाले अभिलंब बल के समानुपाती होती है। तो क्या सेम रिलेशन आएगा, ऑब्वियसली मेरे मित्र सेम रिलेशन आपका आएगा। क्या, जरा सा इसको यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे आपका एफ के इक्वल टू क्या है, एफ के समानुपाती एन। तो मेरे मित्र हम इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे म्यू एस लगा दीजिएगा, भूल गए थे हम। इसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एफ के इक्वल टू हम म्यू के और एन। तो यहाँ पे ये गतिक घर्षण बल का घर्षण गुणांक है। ये क्या है आपका गतिक घर्षण बल का घर्षण गुणांक, और आप म्यू के मतलब गतिक घर्षण गुणांक इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कि गतिक घर्षण बटा नॉर्मल अभिलंब, ये आप लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरा बहुत ही आसान सा है कि वस्तु अगर बहुत कम चाल से चल रही हो तो वस्तु पर लगता हुआ गतिक घर्षण बल, मतलब क्या कि वस्तु अगर धीमी चाल से चल रही है तो उस पर जो गतिक घर्षण बल लगेगा वो उसके चाल से क्या होगा, स्वतंत्र होगा। वो उसके चाल से क्या होगा, स्वतंत्र होगा। ध्यान रखिएगा। आप कहेंगे सर कैसे, जैसे कोई बच्चा प्लास्टर पे स्मूथ सरफेस पे अपना गाड़ी को ऐसे लुढ़का देता है तो गाड़ी वो क्या होता है, चलते रह जाता है। तो उस समय उसका जो घर्षण बल होता है जो सतह के द्वारा उस खिलौना पे लग रहा है वो उस गाड़ी के चाल से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। इसीलिए वो बच्चा किसी ढालू से लुढ़काता है उस गाड़ी को, या किसी चिकना सतह पर दौड़ाता है तो वो आसानी से दौड़ जाता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रख सकते हैं कि वस्तु अगर बहुत कम चाल से चल रही हो तो वस्तु पर लगता हुआ गतिक घर्षण बल वस्तु के चाल से क्या होता है, स्वतंत्र होता है, फ्री होता है,
और यहाँ पे चौथा, गतिक घर्षण बल वस्तु के लौटनिक घर्षण बल से क्या होता है, कम होता है। इस चीज को आपको याद रखना है, क्या कि गतिक घर्षण बल जो है वो वस्तु के लौटनिक घर्षण बल से, रोलिंग फ्रिक्शन से जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो हमेशा कम होता है। अब आप कहिएगा कि गुरुजी ये पूरा आप ढर ढर लिखवा दिए, इतना कौन याद रखेगा? मत याद रखिएगा इतना, बस खाली यही वाला याद रखिएगा आप, ये 2 पॉइंट जेकरा से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। क्या कि जो स्थैतिक घर्षण होता है वो अभिलंब बल के समानुपाती होता है, और गतिक घर्षण जो होता है वो क्या होता है, अभिलंब बल के समानुपाती होता है। और ये क्या होता है, अभिलंब बल। तो प्रत्येक घर्षण बल स्पर्श में, मतलब आप जब उस पर बैठते हैं या किसी वस्तु रखते हैं तो उसके वजन के चलते जो सतह पे बल लग रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब बल कहते हैं। और यहाँ पे स्पर्श लिख दिया है, ना स्पर्श होगा तो ना होगा अभिलंब बल, ये ध्यान में रखिएगा। तो बस आप ये याद रखिएगा और ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। बस ये 3-4 तो बस समझने के लिए है, और उम्मीद करते हैं यहाँ तक की सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ गए होंगे, और इससे संबंधित जो कुछ भी आपको क्वेश्चन मिलेगा आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।